नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। इसे लेकर दोनों सदनों में विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को डिलीट कर दिया गया है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी कि उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्यप्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। वहीं इससे पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि वक्फ बिल पर हमारे कई सदस्यों ने डिसेंट नोट्स दिए थे, उसको प्रोसीडिंग से निकालना अलोकतांत्रिक है। डिसेंट नोट्स को डिलीट करके आप रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं। जेपीसी के सदस्य रहे संजय सिंह ने कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, हमारे पक्ष से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा इस बिल में सारी चीजें हैं, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को गुमराह न करे, रिपोर्ट नियमों के मुताबिक ही तैयार की गई है। विपक्ष के सारे आरोप झूठे हैं। वक्फ संशोधन बिल जिस मंत्रालय से संबंधित है वो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय मेरे पास है। इसके पलटवार में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ही डिसेंट नोट था कि रिपोर्ट में ही नहीं है, ये पब्लिक डोमेन है, ये रिपोर्ट फर्जी है, इनको वापस करना चाहिए। सदन के दोनों पटल पर सरकार ने बिल पेश कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष ने बिल के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या संसद में बिल आसानी से पास हो जाएगा या विपक्ष की मध्यस्थता के बाद कुछ नए संशोधनों के साथ बिल को दोबारा से पेश किया जाएगा। जेपीसी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान उनसे चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले देख लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। Honorable Chairman Sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है।
कोई हंगामा नहीं हुआ है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई है कमेटी में। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। तो इस्लाम में दान की गई संपत्तियों का उनको संभालने के लिए, उन पर काम करने के लिए, उनको चलाने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। आपको बता दें कि पूरे देश में लगभग 30 वक्फ गठन है, जिसपे आपको बताते चले कि इन पूरे इतना कुछ होने के बावजूद भी, 30 वक्फ गठन होने के बावजूद भी, आपको बता दें कि लगातार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विरोध हमेशा होता रहता है। और इसी पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। तो तारीफ करवा देती हूं आपको, दिनेश उपाध्याय नेता बीजेपी से, संजीत कुमार नेता कांग्रेस से, और अतुल यादव प्रवक्ता सपा से, और अतुल सिंघल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं दिनेश उपाध्याय जी आपके पास आती हूँ। देखिए, जेसीपी की रिपोर्ट तो पेश हो गई है, लेकिन इसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर उनके सुझाव नहीं लिए गए हैं और एनडीए के सुझाव के तहत यह रिपोर्ट पूरी पेश की गई है। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें सभी दलों के लोग हैं, और वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट होने चाहिए थे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन समय का एक मांग होती है। लेकिन वक्फ को पूरे देश के साथ चिंतन का विषय है कि इन लोगों का इतना कानून ये गलत है कि संपत्ति में कहीं भी अपना ये अगर नाम या बोर्ड को लगा दें तो उस व्यक्ति को साबित करना होता है कि प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं, इनको साबित नहीं करना होता। इसलिए इसके अंदर अमेंडमेंट होने की बहुत सख्त आवश्यकता है, ताकि, और अभी मेरे मित्र ने कहा ये पूजा पद्धति, वक्फ कोई पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति इस्लाम की है, मस्जिद के अंदर है, नमाज पढ़ी जाती है, सब बातें ठीक है। वक्फ सिर्फ जबरन और इलीगल गलत तरह से जमीन के ऊपर अवैध कब्जे करने का एक नाम बन करके रह गया था। और कुछ लोग, सिर्फ सभी इस्लाम धर्म के मानने वाले मित्रों और भाइयों को नहीं, कुछ लोगों का कब्जा वक्फ के अंदर है जो इसके अंदर मोटी कमाई कर रहे हैं और उन जमाने के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। लेकिन काफी जो गरीब लोग हैं उन सबको भी होना चाहिए था, लेकिन इसमें किसी को लिया नहीं गया। कुछ जबरन और जबरदस्ती लोगों का कब्जा वक्फ के अंदर है जो कि गलत था। और अब इसके अंदर इंसाफ होगा, इनका कोई अधिकार छीना नहीं गया, लेकिन इलीगल अधिकार जो कर रहे थे भारतवर्ष की पवित्र भूमि के अंदर, उससे वंचित होना चाहिए था। और सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर कहीं भी कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई एजेंसी है, कोई व्यवस्था है,
और उसके तहत किसी को प्रॉब्लम है या किसी जमीन पे कब्जा करता है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा करता है, रोड के ऊपर कब्जा करता है, वो इलीगल घोषित होना ही चाहिए, अमेंडमेंट उसमें होना ही चाहिए। लेकिन बहुत लेट हुआ ये, लेकिन परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिसके साथ भी किया था इंसाफ किया है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, आज वक्फ बोर्ड को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। पहले से जब ये राम मंदिर बनाया गया था तो यहाँ पे इनको जमीन का टुकड़ा दिया था, आज तक मस्जिद नहीं बनाई गई वहाँ। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए इस बात को। वक्फ के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, पूरा देश समर्थन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए था। ठीक है, अतुल यादव जी, क्यों लगता है कि ये गैर संवैधानिक बिल है? देखिए, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो भेजा गया था, इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे सांसद विपक्षी सांसद थे या विपक्षी सदस्य थे, उनकी बातों को अगर वो कह रहे हैं कि हमारी बातों को सहमति या असहमति को दर्शाया ही नहीं गया है, जब उनकी बातों को मतलब उसमें दर्शाया ही नहीं गया है जैसा उन्होंने कहा या जैसे उन्होंने अपनी बातों को रखा है, तो ये कहाँ तक सार्थक समझ में आएगा। यानी कि जो विपक्षी सांसद या सदस्य उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में थे, जेपीसी में थे, उनकी बातों को यथा शब्द जो उनके थे वो बात आनी चाहिए थी। यानी कि जो विपक्षी सांसद या सदस्यगण इस बात को उठा रहे हैं कि उनको बातों को नहीं रखा गया है, तो इस बिल की सार्थकता तो वहीं पे समाप्त हो जाती है कि उनकी बातों को उस पटल पे आने ही नहीं दिया गया। यानी कि आपने जो अपनी मन मर्जी से जिन बातों को लाना चाहते हैं उन्हीं बातों को रखना चाहते हैं। यानी आप अगर वाकई में वास्तविकता को लाना है तो सभी की बातों को आना चाहिए, उस पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए ताकि इस बिल को जनता के बीच में जाए, लोग समझें। यानी कि विपक्ष की भी तो एक अहम भूमिका है, विपक्ष को अगर रखा गया है तो उनकी बातों को वहां पर आना अति जरूरी था। ठीक है, लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा ना कि जो भी आप लोगों की तरफ से बातें रखी जा रही है उसको मान लिया जाएगा, फिर भी उसके बाद, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया, आप लोगों ने शायद उनकी बातें नहीं सुनी। नहीं, ऐसा है कि आप देखते जाइए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती है कि धार्मिक चीजों को बहुत जल्द लाती है और बहुत जल्दबाजी में लाती है। अगर वाकई में इनकी मंशा बहुत अच्छी होती तो ये हमारे क्या सांसद, ऐसा तो नहीं है कि उसमें बहस नहीं करना चाहते हैं या मतलब विपक्ष हमेशा भागना, ऐसा तो नहीं होता है। विपक्ष ने कहा कि हमारी बातों को उस पे जो हमारे द्वारा बताया गया, जो उन चीजों को उस कमेटी के द्वारा जो उन बातों को दरकिनार करके अपनी अपनी बातों को रखा गया है, तो इस पे आपत्ति क्या है। यानी कि हमारी बातों से सहमति असहमति जो भी हमारी बात थी वो आनी चाहिए थी, शब्द आनी चाहिए थी, जिससे हमें अगर कमेटी में रखा गया तो हमारे सुझाव भी तो अमूल्य हो जाते हैं, विपक्ष के सुझाव भी तो बहुत बहुमूल्य हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए और एक धर्म विशेष पर राजनीति करने के लिए उद्देश्य से ये सब चीजें करी जाती हैं। अगर इनकी मंशा वाकई में अच्छी होती तो अच्छे तरीके से सभी चीजें आए और देश सार्थक तरीके से विकास की ओर बढ़े, प्रगति की ओर बढ़े। और रही बात देश में जो हम माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जो अगर सबका साथ सबका विकास वाली नीति जो है अगर भारतीय जनता पार्टी अपनाती तो लोकसभा चुनाव में या किसी चुनाव में इन्हें मंगल सूत्र की बात ना करनी पड़ती या कई चीजों की बात ना करनी पड़ती। कभी भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किन मूल्यों के साथ काम किया जा रहा है या किन आधारों पे काम किया जा रहा है, इसको भी जनता देख रही है, समाज देख रहा है, आपका चैनल के माध्यम से देश दुनिया भी देख रही है। तो हमें समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा कुछ और होती है, वो कहाँ पे निशाना साधते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सभी जान रहे हैं। यानी कि कहाँ पे खुश करना चाहते हैं, किसको खुश करना चाहते हैं। अगर उनकी वाकई में मंशा होती है किसी की, जो ये चीज अगर सदन में रखी जाएगी तो व्यापक चर्चा हो और जो हमारे विपक्षी सांसद थे इस कमेटी में उनकी बातों सार्थक तरीके से आ जाने से, सभी के बीच में सभी बिंदु आ जाने से सार्थक तरीके से इसकी महत्ता बढ़ती है। ठीक है, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अतुल सिंघल जी। अतुल जी, देखिए, सत्ता पक्ष कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि ये बिल आ जाएगा तो आम जन को इसका फायदा होगा, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वहां पर स्कूल और कॉलेज अस्पताल बनेंगे, इससे लोगों को काफी फायदा होगा, लेकिन इसका विरोध विपक्ष कर रहा है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर क्या बनेगा, सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल ये है कि जो वक्फ बोर्ड है वो अलग अलग संपत्तियों पर जब अपना दावा करता है, जैसे आपने शुरू में बताया था, तो
जिसकी वो सही मायने में जमीन है, जो उसका दावेदार है, उसको ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये जमीन उसकी है, और इसके लिए केवल ट्रिब्यूनल के अंदर ही सुनवाई होती थी। अब उन्होंने क्या किया कि ट्रिब्यूनल के अलावा आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। मतलब आपके लिए जो प्रजातांत्रिक तरीका है न्याय पाने का, और दूसरे विकल्प भी हैं, और ट्रिब्यूनल के अंदर कोई फैसला हो गया तो वो आप उसको उच्चतम न्यायालय के अंदर चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल के अंदर जब तक ये था कि केवल एक ही समुदाय के सारे सदस्य हैं, तो वो कैसे, मान लीजिए मेरी संपत्ति है, उस पर उन्होंने दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने, और वो सुनने वाले भी एक ही समुदाय के, तो वो जो एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के वो खिलाफ है। इसलिए ये कहा गया कि उसका जो माफ कीजिएगा, उसकी सुनवाई जो है अब सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है या उच्च न्यायालय में भी हो सकती है। तो जब सुनवाई का अधिकार दे दिया गया तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये कहीं नहीं कि उसकी जो वक्फ की संपत्ति है वो कहीं चली जाएगी, या उसके ऊपर निर्माण अस्पताल का होगा, कॉलेज का होगा, या कुछ और संस्थाओं का होगा। सवाल ये है कि जो भी वो दावे वक्फ की तरफ से अलग अलग दावे किए जाते हैं कि उन दावों को लेकर उस पर सुनवाई करने के लिए कई विकल्प खोल दिए गए, या ये कह दिया गया कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर हैं 2 सदस्य है, महिलाएं भी होंगी। महिलाएं क्यों नहीं हो सकती जी? सुप्रीम कोर्ट में भी महिलाएं हैं, हाई कोर्ट में भी। जब कोई ट्रिब्यूनल होता है, दूसरे ट्रिब्यूनल है, एनजीटी ट्रिब्यूनल भी है, अलग अलग देश के अंदर जो अदालतें हैं, उपभोक्ता अदालतें हैं, तो सबके अंदर महिलाएं होती हैं। क्यों महिलाएं नहीं हो? महिलाओं की अगर संपत्ति को कोई कहता है कि जी हमारी संपत्ति है, तो ये तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, मुझे ऐसा लगता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये चीजें होनी बहुत आवश्यक है, जिससे कि सबको सुनवाई का मौका मिले, सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिले, और सबको उसकी अपील करने का भी मौका मिले। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो बेसिकली जो अवैध निर्माण है उस पर पूरी तरीके से इस पर रोक लगाया जाएगा, और वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग सभी के लिए होगा, आम लोगों के लिए होगा। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ संजीव कुमार जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। संजीव जी, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे कि क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये गैर संवैधानिक है? देखिए, सबसे पहली चीज कि जो इंट्रोडक्शन अभी किया गया, जब जो इंट्रोड्यूस किया गया जब सदन के अंदर, तो ये जेपीसी के अंदर भेजा गया। जेपीसी के अंदर जो तमाम रिपोर्ट्स आए, बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशंस दिए। सच्चाई है कि उन सजेशंस को उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उनको डिसाइड नहीं किया, और उन सजेशंस को, किन किन सजेशंस के बारे में आज जो भी बिल रखा गया, इंट्रोड्यूस किया गया, आज सच्चाई है कि निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हर समय अगर आप इस देश के नागरिक को शक की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब इसके अंदर पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। 5 करोड़ सजेशन आने में, तो आप, मेरा ये सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ताओं से ये कहना है, अभी भी साथी ये कह रहे थे कि साहब उसका दुरुपयोग, देखिए वक्फ बिल और वक्फ की दुरुपयोग दोनों 2 विषय हैं। हमें उन्होंने अलग अलग बाइफरकेट करके, अलग अलग करके हमको देखना पड़ेगा। अगर हम एक साथ देखेंगे, वक्फ बिल क्या है, किसी भी मुस्लिम के लिए उसकी अपनी आस्था है कि वह वक्फ बनाए प्रॉपर्टी का और उनको आगे के लिए काम करे। तो मेरा ये कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी या और भी प्रॉपर्टीज का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो ये एक सब्जेक्ट हो सकता है हमारे आपके बहस का। मेरा ये कहना है कि हर चीज में हम नुक्ता लगा करके बातों को खत्म ना करें, और जो वक्फ बिल वर्तमान पोजीशन में आया है, मैं समझता हूँ और डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता थी जेपीसी के अंदर, लेकिन जल्दीबाजी में बिना किसी डिस्कशन को, बिना किसी ओपिनियन को डिस्पोजल किए हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान संसद के अंदर उन्हें रखा है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनका हमें अपोज करना चाहिए। जी ठीक है, दिनेश उपाध्याय जी, आप कुछ कह रहे थे, बोले। मैं कह रहा था, अभी मेरे मित्र ने भारतीय जनता पार्टी की नीयत के ऊपर सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारा नारा है। इस बात को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं, और वक्त के साथ कोई नाइंसाफी हुई नहीं, हो नहीं रही। बाकायदा कमेटी बनाई गई है, चैनल के साथ उसे पूरा समय दिया गया है। सभी व्यक्ति हैं, और मेरी मुस्लिम जो बहनें हैं, भाई हैं, सभी लोग इसमें रहेंगे भी, कोई अधिकार छीना नहीं गया। लेकिन एक प्रावधान है, अगर आपको कोई चीज चाहिए, मंदिर बनानी है, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना है, या स्कूल भी कहीं बनाना है, आप एक ट्रस्ट बनाते हैं, सरकार को कहते हैं, वो जमीन अलॉट करती है आपको कि आप नहीं ये धर्म का कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक अजीब सी प्रवृत्ति के वक्त की जहां भी तख्ती टांग देंगे जाकर के, वो उनकी हुई और जाकर साबित करो
कि नहीं ये तुम्हारी है नहीं ये इस तरह से तो आपको पता होगा, पहले भारत में नारा उठा बड़ा जल्दी है कि सनातन बोर्ड की मांग की जाए, फिर कोई और धर्म उस बोर्ड की मांग करेगा, फिर कोई और धर्म उस बोर्ड की मांग करेगा। ये बहुत ही गलत था, गलत है। अगर इनको कोई चीज है तो ये बताएं ना जी सरकार को, जो भी अधीनस्थ गवर्नमेंट जिसमें है वहां इनको बाकायदा स्कूल के लिए या मदरसे के लिए मस्जिद के जमीन दी जाती है, अपना कार्य करें। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे जो अभी ये कहा जी मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, आज तक तो कोई जबरदस्ती राष्ट्र के अंदर की नहीं, न करेंगे, न ऐसी सनातन की सोच है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र को समर्पित है और हर तरह के हम लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर करना, सभी को, चाहे वो 3 तलाक लेकर के आए, उसमें बहनों को कितना लाभ हुआ है भारत के अंदर, कितना इस तरह से सभी खुश हैं। किस तरह के उनके ऊपर भ्रष्टाचार होता था वो भी तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी लेकर के तरह तरह की बातें की। कुछ लोगों ने देश के अंदर कोई भी काम अच्छा करे उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, उस तरह की कोई बात होगी तो उसका विरोध करेंगे। यानी संसद में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी या माननीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई भी चीज कहेंगे तो उनका विरोध करना कुछ लोगों का ध्येय बन गया कि नहीं विरोध करना ही करना है। मैं एक बात और कहता हूँ, मेरा कोई मित्र गलत बात अगर कहता है तो मुझे उसका विरोध करना चाहिए, अगर मेरा कोई मित्र गलत बात कहता है तो उसका विरोध करना चाहिए, अगर कोई दुश्मन अच्छी बात कहता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। इस तरह का भाव, सवाल राष्ट्र का है, सवाल एक पार्टी का या एक धर्म का या एक व्यक्ति का नहीं है। अब से पहले सरकारें आई हैं, आगे भी सरकारें आएंगी, प्रधानमंत्री जी आज हैं, भविष्य का ये चेंज भी होता रहता है, सरकार में मंत्री चेंज होते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स सबके होने चाहिए। और मात्र भारत एक कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर कि जहां सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है। नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है, बांग्लादेश के अंदर क्या हालात है, पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हो गई, म्यांमार के अंदर क्या हालात हो गई, और बाहर के कंट्री के अंदर क्या हालात है। इसलिए भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक मेरा मित्र मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला पूरी तरह से खुश है, सब लोग ठीक हैं, किसी के अधिकारों का हनन किया नहीं गया बिल्कुल भी, और आगे करेंगे भी नहीं। ऐसी सोच हम लोगों की बिल्कुल नहीं है। और हम लोगों ने तो कश्मीर में जाकर के कितना बड़ा काम किया, अभी रेल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से कश्मीर तक ट्रेन चलाई जा रही है जी, तो किसको लाभ होगा उसका? कांग्रेस का दावा है कि कुछ रिपोर्ट के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए गए थे, उसका भी विरोध वो लगातार कर रहे थे। नहीं, जो उसमें गलत था वो कटेगा जी, जो गलत था वो काटना ही चाहिए। उसमें कुछ कानून अमेंडमेंट किए हैं जो राष्ट्र के लिए काम करेंगे, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं कि एक समुदाय को खुश करने के लिए किया जाए, सबके धर्म का साथ ध्यान रख करके काम करना पड़ेगा। जो गलत था वो काटा है, कटना भी चाहिए था, जो ठीक है वो आना चाहिए था। इन्होंने तो बहन जी 3 तलाक का विरोध किया था ना जी, कि नहीं 3 तलाक, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया सारा का सारा। क्योंकि आज वो बेटी अगर कोई किसी तलाक कहता है जेल भी जाएगा, उसके प्रॉपर्टी का आधा हक भी उसको मिलेगा और कोर्ट में मुकदमा चलेगा। पहले तलाक 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 कह करके उस बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते थे इस धर्म के अंदर, वो आज बंद हुआ है भारत के अंदर। पूरे विश्व ने उसकी सराहना की है और करनी चाहिए थी। इसलिए जब ये कार्य निबट जाएगा इसका वक्फ बोर्ड का, आप देखना कुछ दिन के बाद कितना इनको अच्छा लगेगा। इन्हीं के लोग रहेंगे इसमें, बहनों को भी इसमें शामिल किया गया, अपनी बात कहेंगी वो, लेकिन इंसाफ प्रिय लोगों को इसमें लिया गया है जो सबका ध्यान रखेंगे। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का ही मोनोपोली रही, नहीं ऐसा नहीं, इसके अंदर गरीबों का विषय था। लेकिन क्या कोई गरीब वक्फ बोर्ड के अंदर है? पूरे भारत के अंदर कहीं भी कोई गरीब आदमी इस्लाम धर्म का मानने वाला है बोर्ड के अंदर है नहीं। सभी लोग एक विशेष प्रकार के लोग हैं, राजनीतिक दलों के भी लोग हैं इसमें, और विशेष एक धन कमा करके गलत दुरुपयोग करना, इस तरह की सोच के लोग इसमें ज्यादा रहे हैं। उनको सबको जाना ही चाहिए था, अच्छे लोगों को आना ही चाहिए था, जो भारत की पवित्र भूमि के सम्मान कर सकते हो, अपने समाज का सम्मान कर सकते हो, अपने धर्म का सम्मान कर सकते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का सम्मान कर सकते हो, उनको आना ही चाहिए था जी। देखिए, समय समय पर हर चीज की एक नई व्यवस्था होती है, लेकिन इसीलिए जो ये बिल था इसको जेपीसी में भेजा गया था। अगर सभी की बातें आ जाती, उसके बाद लोकसभा में उसकी व्यापक परिचर्चा होती तो उसमें क्या बुराई थी। अगर सपोज करो विपक्षी जो सांसद हैं, जो उसमें सदस्य थे, उनकी बातें
यथावत यानी शब्द ब शब्द आ जाती तो उसमें कोई भी आपत्ति क्या हो जाती। अगर बात इस पे चर्चा के बाद ही तो बिल पास होगा या बनेगा, तरीका होता है। और सांसद इसीलिए रखे जाते हैं, विपक्षी जो सांसद हैं, जो तो विरोधी दल के लोग हैं, आप उनकी बातों को भी सुनेंगे तभी तो देश की सार्थकता या लोकतंत्र तभी तो मजबूत होगा। यानी कि लोकतंत्र में आप अपनी मनमानी से हर चीज तो नहीं कर सकते। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप रख रहे हैं तो उनकी बातों को सुना जाना चाहिए था, लिखा जाना चाहिए था और पढ़ा भी जाना चाहिए था। हटाना, उसको बाद में उसको रिमूव करना, जब वहां पे पटल पे रख दिया जाना चाहिए था कि इसमें ये चीजें औचित्यहीन हैं या ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए या ऐसी। जब कोई रखा जाता है सुझाव महत्वपूर्ण होने चाहिए, हर किसी के सुझाव महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी समझता है और विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष से होती है और सत्ता पक्ष को जगाने का काम तो विपक्ष ही करता है। तो विपक्ष की बातों को जो उनसे बताई गई उन्हें सदस्यों को द्वारा, तो वहां पे अगर उनको नहीं रखा गया है और उस पे अगर वो अब हम आवाज उठा रहे हैं तो उससे क्या गलत कर रहे हैं? भाई विपक्ष है, हम आवाज उठाएंगे और हम उठाना हमारा फर्ज ही बनता है। रही बात देश में सभी धर्मों का आदर सम्मान हो, लेकिन कभी भी कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं अभी मई में जो है पूरे लोकसभा चुनाव संपन्न साल भर, अभी कुछ समय बाद साल भर हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे या फिर गाय भैंस खोल ले जाएंगे। ये चीजें कहां से आ जाती हैं? यानी कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रवक्ता जो इस चैनल पे बात कर रहे हैं, क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए, एक धर्म के लोगों को टारगेट करने के लिए बातें आती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में निष्ठापूर्वक काम करना चाहती तो आज देश कहीं ना कहीं तरक्की करता और तरक्की के लिए एक रोजगार पे बात होती, हर चीज पे बात होती और हर मुद्दे पे बात होती। महंगाई अपने चरम पर है, इसके संदर्भ में कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं बोला जा रहा है कि लोगों की शिक्षा, अगर आप चाहते हैं कि हर वर्ग में शिक्षा प्राप्त हो तो रोजगार इसके लिए सबसे बड़ा होना चाहिए कि रोजगार मिले। आज अगर गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अतुल जी आपके पास आते हैं। संजीत जी देखिए, जिस तरीके से अभी अतुल जी ने कहा कि अधिकार होता है विपक्षियों का आवाज उठाना, विपक्षी है आवाज उठाएगा तो जाहिर तौर पर आवाज उठानी चाहिए और जो भी कमियां आपको नजर आ रही थी उस पर एक संशोधन की प्रक्रिया भी होती है, लेकिन आपने तो सीधा बोल दिया कि रिपोर्ट ही फर्जी है। नहीं, सबसे पहली बात अभी मेरे मित्र भी कह रहे थे, जेपीसी के अंदर विपक्षी दल के नेताओं जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी अमेंडमेंट्स, अपने सुझाव और साथ ही साथ तमाम चीजें वो रखी, लेकिन उन चीजों को वर्तमान बिल के अंदर कोई जगह दी ही नहीं गई है। सबसे पहली बात कि जो अमेंडमेंट लेकर के आए थे, जो सुझाव, जो बदलाव लेकर के आए थे, उसको साथ साथ यदि सदन के पटल पे आप रखते और बताते कि विपक्ष के नेताओं ने ये चीज अमेंडमेंट होती। आज जो लोग तुष्टीकरण की बातचीत करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि जब हम अभी मित्र भी इसी बातों को दोहरा रहे थे कि आज इस देश के नागरिक, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी को अगर आप एक नजर से देखेंगे तो कभी भी आप इस तरह की बातचीत नहीं करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर कहते हैं कि साहब हम तो राष्ट्र के लिए बातचीत करते हैं। सच्चाई है कि उसी राष्ट्र के अंदर मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक समाज भी रहता है और हमें उनकी भावनाओं के साथ बातचीत करके, हमें उनकी भावनाओं का ध्यान करते हुए, हाँ, बिल के अंदर और उसके प्रैक्टिस में अगर कोई कमी रही है तो निश्चित रूप से सुधार की जाएगी और की जानी चाहिए। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है कि अगर कोई सुधार की गुंजाइश है तो हम सब साथ हैं, लेकिन सुधार के नाम पर यदि आप किसी की भावनाओं के साथ खेल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये अपने आप में गलत है। अभी एक और बात, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे थे कि हम जो भी काम करते हैं राष्ट्र के नाम करते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने चाइना के साथ अपनी जमीन, स्वयं हमारी देश की सेना ने स्वीकार किया कि चाइना की जो सेना है हमारे जमीन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है आज की तारीख में। तो सबसे पहली चीज आप राष्ट्र के लिए नहीं करते हैं, आप जहां तक इंटरनल पॉलिसीज की बात है आप उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए नहीं करते हैं। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया राष्ट्र के नाम पर बोलते जरूर हैं पर आप काम राष्ट्र के लिए नहीं करते हैं, आप अपने लिए करते हैं।
इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, कृपया बार बार आप राष्ट्र का नाम लें, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं और अपने स्वयं के लिए काम करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए और जो विपक्षी दल के नेताओं ने जिन अमेंडमेंट्स को, जिन सुझावों को रखा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को ध्यान करना चाहिए और हमें सबकी भावनाओं का ध्यान करना चाहिए। जी ठीक है, जुड़ गए तो सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आते हैं कि ये आरोप जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, तो क्या अब आगे चल के जो रिपोर्ट है उसमें कोई बदलाव किया जाएगा? तो आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन सभी की सलाह से, सभी की भावनाओं का ध्यान में रखते, सभी की जो बातें आई थी, तो अगर ये बातें ऐसी लिखेंगे कि जो स्वीकार नहीं होगी तो स्वीकार नहीं होगी वो। लेकिन अगर कोई बात ऐसी किसी कार्यकर्ता ने, जो मेंबर हैं, उन्होंने कही है तो उसकी बात मानी गई है। और इसके अंदर जब ये पूरा आ जाएगा ना, सभी लोग देखेंगे, सभी लोग तारीफ करेंगे इसकी कि नहीं ये अच्छा किया है इन्होंने, सभी की भावना का ध्यान रखा, किसी का भी नुकसान नहीं किया गया इस बिल के साथ, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ वो चीजें समाप्त की है या वो चेंज की है कि जिसका इनको भी नुकसान था, वक्त को भी नुकसान था, और कुछ लोगों को भी, इस्लाम धर्म के मानने वालों को नुकसान था, राष्ट्र को भी नुकसान था। तो वही चीजें इसमें अमेंडमेंट होंगी और कुछ अच्छा इसमें हो जाएगा। और अभी मेरे मित्र, ये हाल वक्त का विषय है, लेकिन उन्होंने देश की तरक्की के बारे में की है बात। जिस दिन से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से सरकार में प्रधानमंत्री हैं, पूरे दुनिया के अंदर भारत की तरक्की हुई है। कितने सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं, और कोरोना काल के अंदर कितनी अच्छी तरह से इस सरकार ने इतने कार्डे के पैकेट बनाए, इतनी वैक्सीन बनाई, दूसरे देशों को वैक्सीन दी, और पूरे देश के अंदर जो और में नुकसान हुआ है भारत के अंदर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा इन्होंने अल्पसंख्यक की बात कही। भारत के अंदर आज मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, कई राज्य भारत के ऐसे हैं कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। जी ठीक है, दिनेश जी वापस आएंगे। अतुल सिंघल जी, आपसे मेरा एक सवाल है, एक सवाल अतुल सिंघल जी से पूछ लेते, फिर आते हैं आपके पास। अतुल जी, देखिए जिस तरीके से रिपोर्ट पेश हो गई है और कई आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं उन पर कि उन्होंने गैर संवैधानिक बता दिया है और बोला है कि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसे वो इंक्लूड करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हुए किसी कारणवश। तो गृह मंत्री ने जब ये साफ तौर पर कह दिया है सदन में कि जो भी उनके होंगे मुद्दे उनको भी हम इंक्लूड कर देंगे, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है, उसके बावजूद अगर इतना हंगामा हो रहा है तो इसे क्या एक राजनीतिक पहलू से हम जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति तो है ही, क्योंकि जब ये बैठकें चलती थी तो उस वक्त भी लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आती थी कि बायकॉट कर दिया, मार पिटाई हो गई और आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे थे। वो गंभीरता किसी तरीके से उसमें नहीं दिखाई दी। अब जब गृह मंत्री ने इस बात को कह दिया कि जो भी विपक्ष इसमें जुड़वाना चाहे बातें उनको जोड़े जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, और सदन में उन्होंने बयान दिया है, तो मुझे लगता है कि इस बात को यहीं पर खत्म समझ लेना चाहिए। हो सकता है कि कुछ बातें रह गई हों या जानबूझकर ना जोड़ी गई हों, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, चाहे आप मंशा की बात लगाएं, लेकिन सदन में बयान देना अपने आप में एक जिम्मेदारी का विषय है और गृह मंत्री का ये कहने पर तो बात खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद भी देखिए, बिल, अभी सज्जन बिल की बात करते हैं, बिल के अंदर तो सीधी सी बात है कि वो पॉइंट रखेगी सरकार जो उसके सुविधाजनक होंगे, जो सरकार को उचित लगेंगे, उसके बाद सदन में चर्चा होगी। और जब कोई भी कानून बनता है, बिल पारित होता है, तो पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो कानून बनता है, जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है उस पर। चर्चा के दौरान भी कहने की और विषय सबको मौका मिलेगा, क्योंकि सदन आज कार्रवाई स्थगित कर दी गई या उसको टेबल किया गया है। जब सदन दोबारा शुरू होगा तो उस पर चर्चा होगी, चाहे वो चर्चा कम देर के लिए हो, ज्यादा देर के लिए, लेकिन बातें रखने का मौका सबको मिलेगा। और चर्चा के बाद ही जब ये पास होगा, बहुमत के आधार पर पास होना है कोई भी बिल, और बहुमत के आधार पर पास होने के बाद तो फिर वो कानून बनेगा। इसलिए इसको राजनीति ही की दृष्टि से ही देखा जा रहा है, जबकि राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी मेरा मानना है। ठीक है, अतुल यादव जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, जो कोई भी जब बिल आता है तो मंशा उसकी अच्छी होनी चाहिए, और जो उसकी मंशा, ये मंशा अगर अच्छी है, अगर हम सोचें कि देश में हम तरक्की के लिए हर समाज की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सार्थक, एक अच्छी मंशा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे द्वारा बात उठाई जा रही है, या सांसदों, जो विपक्षी सांसद हैं, उन्होंने कहा हमारी बातें नहीं आई,
दूसरी चीज कि आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक चीजों को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करती है कि हमारे द्वारा ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया। कभी भी आप देखेंगे कि अगर रोजगार के सिलसिले में कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं करवाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो अब शासन है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी पैनलिस्ट के द्वारा कहा गया कि सब खुशहाल हैं। अगर सब खुशहाल हैं तो इतना बड़ा जो राशन बांटा जा रहा है 80, तो ये राशन क्यों बांटा जा रहा है? अगर सब खुशहाल हैं तो सबकी जेबों में पैसा होना चाहिए, खूब तरक्की पसंद लोग अच्छे, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इस पर सबकी मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी टिप्पणी करी गई। हम लोगों को सार्थक कैसे बनाएंगे? धार्मिक चीजें जो है वो स्वतंत्रता भी देती है कई बार किसी को कि भाई किसी का धर्म है उसमें हमें ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, लेकिन जहां सुधार की आवश्यकता है वहां जाना भी चाहिए। लेकिन सुधार के संदर्भ में जेपीसी बनाई गई थी, अगर विरोधी दलों के सांसद हैं उस पे तो उनकी बातों को शब्द ब शब्द, मैं बार बार कह रहा हूँ, शब्द ब शब्द लिया जाना चाहिए था। उस पर सार्थक तरीके से परिचर्चा हो जाएगी तो क्या बुराई हो जाएगी। रही बात देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी का सम्मान नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे चुनावी मशीनरी बनकर जाती है, एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव में लग जाती है। देश के विकास तो जहाँ का तहाँ ठप पड़ा हुआ है। बेरोजगार इतने ज्यादा हो चुके हैं कि लोग एक समय पर त्रस्त हो जाएंगे कि बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है कि हर राज्य में बेरोजगार पैदा होते चले जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है अतुल यादव जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सदन में इस पर चर्चा हो रही थी तो चर्चा हो जानी चाहिए थी, आपके जो विचार थे उन्हें उठ जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने बायकॉट कर दिया इसलिए बीच में ही चर्चा रुक गई। एक संक्षिप्त जवाब दे रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती और जेपीसी के जो हेड हैं मतलब मुखिया हैं उनको भी सोचना चाहिए था कि अगर विपक्षी लोगों की जो बातें हैं अगर उनको रख लिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। यानी कि मंशा भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि जो सत्ताधारी सरकार है और उनके मैक्सिमम सांसद लोग हैं, तो अगर विपक्ष के लोग चंद लोग थे उनकी बातों भी अगर लिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। ठीक है दिनेश जी, देखिए वो लोग जैसे कि बीजेपी ये कह रही है कि मुसलमानों के फायदे के लिए है ये, वक्फ बोर्ड के लिए सही है ये जो बिल पास किया जा रहा है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये पर्सनल चीजों में दखल अंदाजी करने वाली बात हो गई है। मैंने आपको पहले भी कहा था ये कि जो चीजें मानने लायक हैं, राष्ट्र हित में है, इस्लाम के हित में, वो मानी जानी चाहिए। लेकिन कुछ बातें अगर इस तरह की कहेंगे कि जिसका सबको नुकसान है तो कौन मानेगा जी। इसलिए कहीं न कहीं सबके साथ इंसाफ हुआ है, आगे भी इंसाफ होगा और बहुत अच्छा होगा। ये जो इस तरह की बातें चल रही है ना जी, ये एक मानसिकता है, ये एक मानसिकता है। अब तक तो इस सरकार ने किसी के साथ नाइंसाफी की नहीं, आगे करेंगे भी नहीं। सभी का सम्मान है, हम लोग इस बात को मानते हैं। बड़े विनम्र शब्दों में राष्ट्र को मैं कहना चाहता हूँ, अपने धर्म का सम्मान करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी की फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना, सभी को रोजगार मिलना, सभी को शिक्षा मिलना। इसलिए हम लोग तो इसके भी पक्ष में है कि मदरसे के अंदर कंप्यूटर आने चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, सभी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, ताकि ये लोग पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सब लोग बन सकें। आज ये देखो कितने आईएएस भारत के अंदर इस्लाम धर्म के हैं, कितनी आईपीएस है, सबसे कम संख्या में है। इसलिए एजुकेशन का स्तर बढ़े और इनकी जो जमीन है जो ये इससे आगे चल करके जो आज बेकार पड़ी है, उनके अंदर अच्छे कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का विषय है, चाहे वो चिकित्सा का विषय है, समाज का विषय है, या कहीं न कहीं इनको और सोशल वर्क कर सकते हैं, अवेयरनेस का कार्य हो सकता है, सिर्फ उसके लिए कार्य हो रहा है। इसका इनको इतना बड़ा लाभ होने वाला है, इतना बड़ा लाभ होने वाला है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। डायरेक्ट लाभ इस्लाम को होगा, इसका डायरेक्ट लाभ इस्लाम को होगा जी। ठीक है जी, ठीक है अतुल सिंघल जी, आपके पास आ रहे हैं। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये पर्सनल दखल अंदाजी है, तो ये आप इसे क्या मानते हैं कि सच में इसे मुसलमानों के फायदे के हित के लिए ये बिल आपको समझ में आता है, या फिर किसी के पर्सनल काम में दखल अंदाजी करने वाली बात आपको समझ में आती है? देखिए, मुसलमानों का हित और पर्सनल का विषय नहीं है, विषय तो देश का ही है। और इसको भी विशेषाधिकार क्यों मिले? अभी जैसे हमारे प्रवक्ता बता रहे थे कि मुसलमान भी कोई अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक अगर इस देश में है तो यहूदी हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने
इस प्रकार के बिल की, इस प्रकार के अपना कोई अलग से बोर्ड गठन की मांग नहीं की। और जब समानता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए वही अधिकार, वही सुविधाएं होनी चाहिए जो किसी एक विशेष व्यक्ति को मिलती हैं। और इसलिए इसमें की कोई इसमें अधिकार छीनने की बात भी नहीं है। जो मैंने आज पढ़ा और उस बिल के बारे में मीडिया में हमने जो छपा उसमें देखा, उसमें सिर्फ ये था कि इसकी चर्चा की जाएगी, इसकी अपील की जाएगी, इसके अंदर जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसके अंदर इस प्रकार का कोई भी विषय नहीं है कि जमीन वापिस ले ली जाएगी, जमीन लेने से रोका जाएगा, या जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, या कब्जा करने से रोका जाएगा। इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। ये एक बिल है। कब्जा करने से तो रोका जाएगा जी, ये इलीगल कब्जा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, भारत के अंदर कहीं नहीं कर सकते। उसमें ये कहा गया है कि आप अपील कर सकते हो, आगे आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। दूसरी बात क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं भी जाके तख्ती टाक देंगे संपत्ति वक्फ की है, बिल्कुल नहीं होगा भारत के अंदर। ये इसके अंदर कहीं ऐसा किसी के अधिकार छीनने का कोई विषय है ही नहीं, किसी के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये तो एक समानता की बात है और परिवर्तन जिंदगी का नियम भी है। और साथ में कितने अमेंडमेंट अब तक संविधान में हो चुके हैं सबको मालूम है। कुछ कमियां रह गई, या जब संविधान का गठन किया गया या कोई बिल लाए गए उस वक्त कुछ सोच रही होगी नीति निर्धारकों की, अब उसकी सोच कुछ विपरीत है। या कोई भी पार्टी जब आती है तो अपने अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार उन चीजों को लागू करने का प्रयास करती है। तो इसको उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, खासतौर से कि भाई इसके अंदर एक सुधारवादी कदम के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है संजीत जी, देखिए जिस तरीके से रिपोर्ट बनाई गई पूरी और एक जो टीम का गठन किया गया उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बिठाया गया था, रिपोर्ट बनने के बाद पेश हुई, उस पर चर्चा होनी थी। सवाल फिर बार बार यही उठता है कि चर्चा आप लोगों ने की नहीं, आप लोग पहले वाइकआउट कर गए। चर्चा पक्ष यही कह रहा है, बीजेपी यही कह रही कि अगर चर्चा करते तो उस पर संशोधन की स्थिति बन जाती। देखिए ऐसी बात नहीं है, सदन के अंदर यदि आप चर्चा करते हैं, डिवीजन होती है और आप उसके बाद बिल पास होता है। सवाल ये है, हमने आपको अपने पहले टर्म में मैंने बताया आपको कि जो जेपीसी के अंदर जो विपक्षी दल के सांसद थे और तमाम देश भर के लोगों ने अपनी बातें रखी, ओपिनियंस रखे और अमेंडमेंट्स लेकर के आए। जिस अमेंडमेंट्स को जेपीसी के अंदर तय कर ली गई, जो डिसाइड कर लिया गया, उस अमेंडमेंट्स को इस बिल के साथ जोड़ा नहीं गया। ऑब्जेक्शन यहाँ पर है। श्रेया जी, बात को समझना पड़ेगा। दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी को केवल राष्ट्र और राष्ट्र और राष्ट्र, देखिए सच्चाई मैंने आपको कहा कि राष्ट्र की बात करते और राष्ट्र की बात वो करते नहीं है, नाम जरूर लेते हैं पर बात ही नहीं करते। मेरा ये कहना है कि जो ऑब्जेक्शंस आए थे, जिस अमेंडमेंट्स को आपने स्वीकार कर लिया, आप इसका मतलब फिर जेपीसी का क्या मतलब रह गया? आप बात करते हैं जेपीसी का और आप जेपीसी के अंदर जिन विपक्षी नेताओं ने अपनी बात रखी, अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया गया, आप उस अमेंडमेंट को इस बिल के साथ लेकर के आते हैं, उनकी आपकी जिम्मेदारी है। जगदम्बिका पाल जी इस जेपीसी के चेयरमैन थे, उनके सामने सारी बात, उनकी जिम्मेदारी है कि उस बिल को उसी हूबहू तरीके से आप रखते जिनको कि विपक्षी दल के नेताओं ने उस अमेंडमेंट्स को लेकर के आए। कांग्रेस को ऐतराज सिर्फ इस बात से है कि जो संशोधन हमने किया था, जो संशोधन की चर्चा हमने आपसे की थी, वो हूबहू वही बिल आपने देश की संसद के सामने नहीं रखा। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, ये गलत है। आपने जो जेपीसी को फॉरवर्ड करने का मकसद यही था कि आप चर्चा कीजिए, अमेंडमेंट्स हो, एक संशोधित बिल होकर के सामने आए, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फितरत ये रही है, वो बोलती कुछ है, करती कुछ है, और जो करती है वो बोलती नहीं, और जो बोलती है वो करती नहीं है। तो तमाम बातें, हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। इस देश के अंदर चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे मेजोरिटी नहीं हो, हर सभी इस देश के नागरिक और सम्मानित नागरिक हैं। तो हम सबको वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। हम सब आपस में विभेद नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी सदैव इन बातों का मानना रखती है कि जो हम सब मिलकर के एक ज्वाइंटली, एक कलेक्टिव एफर्ट्स करें। सच्चाई है कि जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आए हैं, वो बने हैं, तब से विपक्षी नेताओं के साथ कैसे हुटिंग करना, उनको बेइज्जत करना और उनकी बातों को कभी भी, रिस्पेक्टफुल बातों को उनको सुनना नहीं, उनके ऊपर मखौल उड़ाना, ये इनकी आदत हो गई है। इसीलिए आज
इस देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया जा रहा है, वह हम सब के सामने है। इसीलिए बार बार आज हम सबको ये दोहराना पड़ता है कि आप बात को समझिए। ये देश भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये देश है, देश के लोग हैं। हमें इन बातों को, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। जी ठीक है संजीत जी, देखिए पहला तो ये कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अधिकारियों को ये अधिकार होता है कि जो भी उनको उस रिपोर्ट से हटाना है या ऐड करना है वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि गृह मंत्री खुद वहां संसद में ये बात कह रहे थे कि आप जो भी आपकी राय है आप रखिए सुझाव, और आपकी मुद्दों को हम रिपोर्ट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर विरोध की स्थिति कहाँ पैदा होती है? मैं वही चीज कह रहा हूं ना कि जब जेपीसी के अंदर जो लोगों ने अमेंडमेंट्स रखे थे, जो अमेंडमेंट पास हो गए थे जेपीसी के अंदर, उसको भी आपने नहीं रखा। कांग्रेस का यही तो अपोजिशन है। कांग्रेस यही तो कहती है कि जो बात हमने जेपीसी के अंदर रखी थी, आपने उस बिल को, उस पार्ट को भी अपने बिल के अंदर नहीं रखा। बात हमें इस बात चीज को हमें स्पष्ट करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इन चीजों को। इसीलिए आप रखते ना कि कांग्रेस पार्टी ने या अन्य दलों ने किन किन अमेंडमेंट्स को पास किया, रखा, और हम उस जेपीसी के अंदर ये दोनों चीज हम लेकर के आए हैं देश की संसद के अंदर कि कांग्रेस पार्टी एवं अन्य दलों ने इस प्रकार की अमेंडमेंट्स रखी, हमें रखना चाहिए। आप अमेंडमेंट को भी लेकर के आते। ठीक है, सच्चाई है कि जो अमेंडमेंट्स किया गया था उसे लाया ही नहीं गया। ठीक है, दिनेश जी जवाब चाहेंगे आपसे इस बात का? इनकी आवाज मुझे क्लियर आई नहीं थी, क्या जवाब चाहते हैं जी? ठीक है, वो कह रहे हैं कि उनके जो सुझाव थे वो रिपोर्ट में रखे ही नहीं गए, एक भी सुझाव उनके ऐड नहीं किए गए। नहीं, मैं बता देता हूं, जो सुझाव जायज थे, लीगल थे, उनको सुना गया है, विचार किया गया है। लेकिन कुछ इस तरह की बातें कि जिनके कोई मायने नहीं बनते, उनको नहीं रखा जाना चाहिए था, वो हटाई है, वो नहीं मानी गई। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ राष्ट्र के सामने। अगर कोई ऐसी बातें कहेंगे कि जो और भी ज्यादा गलत होगा तो वो नहीं मानी गई, ना इसमें रखी गई। और जनता के अंदर जनता की आवाज होती है कि एक चिंता करनी चाहिए, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की आवाज है। जनमत संग्रह एक बहुत बड़ा विषय है जो भारत की ताकत है, हमारी ये फाउंडेशन है। इसलिए कुछ लोगों को तो कुछ ना कुछ कहने का एक उन्होंने मादा ही बना, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कहना ही। मैंने पहले भी आपके चैनल से विचार किया है कि इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट होगा उसका डायरेक्ट बेनिफिट इस्लाम को होने वाला है, लेकिन जो कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका सफाया हो जाएगा। जो लोग मोनोपोली की तरह से करके बैठे थे वही चिल्ला रहे हैं ज्यादातर लोग कि नहीं, उनकी जो फ्री में कमाई का जरिया बन गया था ये, और इलीगल गतिविधि का जरिया बन गया था ये, उन लोगों को प्रॉब्लम है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज में हम भी रहते हैं, काफी लोगों से बातचीत होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं, उनको घुसने तक नहीं देते ये। इस कदर एक डिवाइडेशन आपस में इन्होंने किया है। इसलिए इस बिल का राष्ट्र को डायरेक्ट लाभ होगा, इस्लाम को उसका लाभ होगा, और ये जनमत की आवाज सुनी जाएगी। और ये अच्छा कार्य है जो आज सरकार ने किया है। ठीक है, अतुल सिंघल जी आपके पास आ रहे, क्या आपको लगता है जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, जो उनकी चिंताएं वो जाहिर कर रहा है, वो सही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब माननीय गृह मंत्री ने जवाब दे दिया है तो उसके बाद जो है कोई ज्यादा विषय बचता नहीं है, और तुष्टीकरण की राजनीति बहुत ज्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए और नहीं चलेगी वो। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दशकों में होता रहा है, उन सबको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में मेरा ये भी मानना और कहना है कि जो भी सरकार आती है वो अपनी विचारधारा के अनुसार नीतियों को लागू करने का प्रयास करती है। और अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक बहुत सारे लोग हैं, केवल एक विशेष समुदाय विशेष के लिए ही कुछ नीतियां क्यों बनाना, केवल उसी को प्रोटेक्शन क्यों करना। सारी पार्टियां, क्योंकि ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, सारी पार्टियां उनके पास वोट ज्यादा है, और ठीक है, राजनीति में वोट, लोकतंत्र में वोट गिने जाते हैं, इसलिए सारी राजनीति पार्टियां उन्हीं की चिंता कर रही है। कोई सिखों की चिंता नहीं करता है, कोई यहूदियों की चिंता नहीं करता है, कोई ईसाइयों की चिंता नहीं करता है, कोई बौद्ध और जैनियों की चिंता नहीं करता है। चिंता तो सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय की है, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। तो इस तरह की चीजें तो मुझे लगता है बंद होनी चाहिए। ठीक है,
इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे। दिनेश उपाध्याय बीजेपी नेता, संजीत कुमार नेता कांग्रेस से, अतुल यादव प्रवक्ता सपा और अतुल सिंघल वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राष्ट्र धर्म में इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज।